हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू समझो केमिस्ट्री डिटेल में चैनल। नीट 2025 के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही थी आप लोगों के लिए। आप देख सकते हो मेरे चैनल में आकर के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोल्ड लॉ से ये क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि द मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम ऑफ ए 0.050 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ ए मोनोबेसिक वीक एसिड 97 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इट्स एक्सटेंट मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। उसके लिए आपको एज्यूम करने के लिए बोला है कि कैटायन का और एनायन का जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी वैल्यू है वो आपको दे दिया गया है। अब देखिए, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू एट ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन के साथ किस तरह से रिलेटेड है? इस तरह से रिलेटेड है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। लैम्डा एम नॉट क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो लैम्डा एम नॉट है, इट इज द सम टोटल ऑफ लिमिटिंग ionic conductivities of the cation and the anion. That means it is the sum total of lambda naught plus lambda naught माइनस। ये वैल्यूज हमें दे दिया गया है, सो निकाल लेते हैं। 349.6 प्लस 50.4, सी आ रहा है 400 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू आपको ये कंसंट्रेशन में बता ही दिया है कि इट इज 90, so alpha is equal to 90 divided by 400, so it will come 0.225। तो ये जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शन में से नंबर 3 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से क्वेश्चन है। इसमें 2 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट आंसर यहां से चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि ए हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल इज बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। व्हाट डू यू थिंक, इज इट ए स्टेबल मॉलिक्यूल? बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है या तो नेगेटिव है तो इट इज नॉट ए स्टेबल मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बॉन्ड ऑर्डर एज इट इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। जैसे कि सपोज सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 माना जाएगा, 2 माना जाएगा, यहाँ पे 3 माना जाएगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड के नंबर इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको पता है कि जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो पी ऑर्बिटल्स है उनको साइडवेज ओवरलैपिंग करना पड़ता है। साइडवेज ओवरलैपिंग करने के लिए एटम्स को पास आना पड़ता है। तो जैसे जैसे पाई बॉन्ड के नंबर इंक्रीज होता जाएगा, एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। सो सिंगल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड लेंथ एंड डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। सो ये स्टेटमेंट जो नंबर 2 है ये भी रॉन्ग है। तो दोनों ही अगर रॉन्ग है तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो रहा है? बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर फॉल्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि out of the following complex compounds which of the compounds will be having the minimum conductance and solution। अब complex compounds का solution में जो conductance है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? It will depend upon the number of ions they produce in the solution। तो एक एक करके कंपाउंड देख लीजिए आप। जो नंबर 1 है इट्स ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 में है ये भी एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, दे डोंट प्रोड्यूस एनी आयन इन द सॉल्यूशन। सो इन दोनों का जो कंडक्टेंस है ये सेम होगा एंड मिनिमम भी होगा, क्योंकि ये तो कोई आयन ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है एक्वा सॉल्यूशन में। अब देखते हैं नंबर 3 और 4। नंबर 3 में है ये एक्वा सॉल्यूशन में कितने आयन्स प्रोड्यूस करेंगे? एक कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 होल 6 प्लस 3 Cl माइनस आयन। और जो नंबर 4 है ये प्रोड्यूस करेगा 2 आयन CONH3 होल 5 Cl प्लस Cl माइनस। यहाँ पे CO का ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा। इस कंपाउंड में 2 Cl है, -1 -2 CO इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें जो है CO +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये जो 2 कंपाउंड 3 और 4 है, 3 में 4 आयन्स बन रहा है और 4th में 2 आयन बन रहा है। तो इनका कंडक्टेंस तो नंबर 1 and 2 से ज्यादा होगा। सो अगर नंबर ऑफ आयन्स सेम होता है, इन दैट केस हमें क्या चेक करना होगा कंडक्टेंस कंपेयर करने के लिए? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज जहां पर ज्यादा होगी वहां पर
कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें मिनिमम पूछा गया है, मिनिमम कंडक्टेंस किन कंपाउंड्स का होगा, तो वो होगा नंबर 1 एंड 2, ये दोनों का होगा मिनिमम कंडक्टेंस। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। पी ब्लॉक से क्वेश्चन है, ग्रुप 18 जेनॉन कंपाउंड्स ये सारे हैं। जेनॉन ट्राइऑक्साइड है, जेनॉन डाइफ्लोराइड है, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड है, ये जेनॉन हेक्साफ्लोराइड है। तो ये जो जेनॉन के जो कंपाउंड्स है, आपको पता है कि कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो सेंट्रल एटम के साथ बाकी जो एटम्स है उनके बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, और बॉन्ड फॉर्मेशन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इन दिस केस किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से हम इनका शेप को फाइंड आउट करेंगे और मैचिंग करेंगे, उसके लिए एक चीज आपको समझना है। कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें क्या देखना होगा, ये पहले हम देखिए जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। आपको पता है कि जो नोबल गैसेस है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP6। तो जेनॉन के लिए ये है 5s2 5p6। ये है जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल का 5s2 5p6, 5d खाली है। जैसे इसको बॉन्ड बनाना होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, प्रोमोट करेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, जितना भी है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोमोट करके ये जो एम्प्टी 5d ऑर्बिटल्स है उसमें ले जाएगा, और उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेगा और कंपाउंड बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं केस XCO3 का, जेनॉन ट्राइऑक्साइड। मैंने आपको क्या कहा, ऑक्सीजन एटम के साथ जेनॉन का बनेगा डबल बॉन्ड। तो हमें क्या करना है, 3 ऑक्सीजन एटम है तो किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को खाली करते हैं, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोमोट हो जाएगा, एक यहां से भी जाएगा, एक यहां से भी जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन 5p से प्रोमोट होकर के 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा। जितना ऑक्सीजन है हाफ फील्ड ऑर्बिटल उसके डबल में चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो अब देखिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो अब हमें कितना चाहिए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स है तो 3 to the 6, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमें 6 चाहिए। अभी हमें एक चीज देखना है कि ये जो ऑक्सीजन जो कि पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा उसके लिए 3 ऑक्सीजन एटम है तो 3d ऑर्बिटल हमें हाइब्रिडाइजेशन से बाहर रखना है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल है सेकंड शेल, सो 2s2 2p4। ये जो दो 2p ऑर्बिटल है जो कि हाफ फील्ड है, हर एक ऑक्सीजन एटम अपना ये p ऑर्बिटल के साथ क्या कर सकते हैं, ये जो आपका 5d ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज हम छोड़ देंगे, इनके बीच में होगा d पाई p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल तब यहाँ पे कितना हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे 4 हो गया। 4 में से एक में देखिए एक लोन पेयर, बाकी 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 ऑक्सीजन एटम के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो एक एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और हर एक ऑक्सीजन एटम के पास एक p ऑर्बिटल रह जाएगा पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। यहाँ भी हमने 3d ऑर्बिटल इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन से बाहर रखा है, तो एक एक ऑक्सीजन एटम एक एक d ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर जेनॉन। ये है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर रहेगा, 3 ऑक्सीजन के साथ पहले 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, और उसके बाद ये जो हर एक ऑक्सीजन एटम के साथ एक एक p ऑर्बिटल रह जाएगा जो कि एक एक d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है लेकिन एक लोन पेयर है, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और शेप क्या होगा, पिरामिडल। सो नंबर ए जो है किसके साथ मैचिंग हो रहा है, नंबर 2 के साथ। XCO3 के बाद हम लेते हैं XCF2 को, इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी d ऑर्बिटल आपको अनहाइब्रिडाइज छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। 2 बॉन्ड बनाना है तो एक जो पेयर है यहाँ पे, इस पेयर से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक 5d ऑर्बिटल में चला जाएगा, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया। अभी ये अंडरगो करेगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो अब देखिए जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी देयर। Out of the 5 hybrid orbitals, 2 hybrid orbital will be half filled and 3 will be having lone pairs. तो ये जो 3 lone pairs है, वो जो hybrid orbitals है
वो कहां पर होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में, ताकि उनके बीच में रिपल्शन कम हो। जो एक्सियल बॉन्ड्स है उनके साथ इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका रिपल्शन होते हैं। इसीलिए रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए जो लोन पेयर्स है, ये लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पोजीशन में होंगे। और ये जो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन के जो 2p-z ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैपिंग करके दो बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से इसका शेप हो गया लीनियर। सो हाइब्रिडाइजेशन sp3d और शेप जो है लीनियर, ये कहां पर आ रहा है, ये नंबर 1 में आ रहा है, sp3d लीनियर। सो HCF2 को मैचिंग करेंगे हम नंबर 1 के साथ। अब आ रहे हैं हम सी में, HCOF4, ऑक्सीजन एटम एक है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन एटम अगर एक है उसके लिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2 चाहिए, और 4 फ्लोरीन एटम है इनके लिए तो एक एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। सो कितना इलेक्ट्रॉन्स को हम 5p से प्रोमोट करेंगे, कितना हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमें चाहिए, ऑक्सीजन एटम के लिए 2 और 4, टोटल 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमें चाहिए। तो दैट मीन्स ये सारे जो है अनपेयर हो करके इलेक्ट्रॉन्स को कहां जाना पड़ेगा, 5d में जाना पड़ेगा। ये चला गया। अभी एक ऑक्सीजन के लिए हम बस एक d ऑर्बिटल को छोड़ देंगे अनहाइब्रिडाइज्ड, जो कि पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ। इसको हाइब्रिडेशन के अंदर नहीं लेना है। तो बाकी बचे एक s, 3p, 2d। सो इट विल अंडरगो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपका, एक स्क्वायर बनेगा, एक ऊपर एक नीचे। तो ये जो लोन पेयर आप देखिए, जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, 3, 2, 5, 1, 6, 6 में से एक में तो लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर को हम यहाँ पे रख देते हैं, ये लोन पेयर हो गया। और बाकी जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है कितने बचे, 6 में से 5 बचे, तो 4 ये आपके फ्लोरीन 4 हो रहे हैं। एक ऑक्सीजन के साथ एक आपका सिंगल बॉन्ड जो कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक जो डी ऑर्बिटल यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया, उसके साथ ऑक्सीजन एटम का एक और p ऑर्बिटल है, इनके साइड वाइज ओवरलैपिंग में एक और बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया इसका शेप। ये जो शेप है जिसमें ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है लेकिन एक पोजीशन में एक लोन पेयर है, ये शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो HCOF4 को हमें तब मैच करना है नंबर 4 के साथ। अब है लास्ट वाला HCF6, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। इसमें देखिए 6 बॉन्ड बनाना है जेनॉन को, तो 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हो करके कहाँ चला जाएगा, empty ऑर्बिटल है वहां चला जाएगा। एंड दिस विल अंडरगो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, 3, 3, 6 एक साथ, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर होगा। और ये जो शेप होगा इट विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सो द शेप विल बी दिस। सो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड के साथ अब किसका मैचिंग करेंगे हम, ये नंबर 3 का। तो अभी ऑप्शन हमें चूज करना है, देखिए A2B1 C4 D3। सो नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया गया है और आपको एक रिएक्शन दिया गया है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, मीथेन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें डेल्टा H की वैल्यू माइनस में है, -74.8 किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? इट इज द reactants whose energy is higher than that of the products। जो एक्सेस एनर्जी रिएक्टेंट्स के अंदर होते हैं, वो जब रिएक्टेंट लेस एनर्जी वाला प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जो एक्सेस एनर्जी रिएक्टेंट्स के अंदर होते हैं वो एज हीट एनर्जी लिबरेट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी हायर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो दैट मीन्स व्हाट, ये जो नंबर 2 है और जो नंबर आपका 4 है, ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही रूल आउट हो गया, बिकॉज ये दोनों में देखिए एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स, नंबर 2 में भी नंबर 4 में भी। और नंबर 1 और नंबर 3 में एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन डेल्टा H क्या है, डेल्टा H जो है इट इज HP माइनस HR, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर 1 है, ये नंबर 1 में ही है कि ये जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट एंड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है माइनस में, इसलिए क्योंकि HR इज ग्रेटर देन HP। HR
When it is greater than HP, then डेल्टा H का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थर्ड में देखिए, थर्ड में ये जो डिफरेंस है इसको बोल रहा है 74.8, मतलब ये तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो गया रिएक्टेंट का। और ये जो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे तो बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो रिएक्टेंट्स को इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर इसका जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा, तो दिस मच इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, सो दिस इज नॉट डेल्टा एच। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो रहा है, नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो रहा है, एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। सो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप यू विल सब्सक्राइब माई चैनल समझो केमिस्ट्री डिटेल में, शेयर दिस वीडियो amongst your friends, please subscribe this channel for getting more and more useful videos in the time to come. Thank you so much for watching the video.